मैं सर खुजाते हुए लड़के के पास बैठ गया। मैंने बड़ी आजाना सी शक्ल बनाकर इसे कहा, भाई हमारे घर से सुबह मेरी पत्नी निस्वारी रंग का एक लेडीज़ हाफ कोट रफू करने के लिए दे गई है। इसकी जेब में मेरे बच्चे का एक खिलौना रह गया है, छोटी सी एल्यूमिनियम की एक गोल सी डिबिया है। मेरा बेटा इससे खेला करता है। वो स्कूल से आया तो रोने लगा कि मेरा खिलौना कहाँ है। पहले तो हमें ख्याल ही ना आया, फिर मेरी पत्नी ने कहा कि इसे इसने इसी कोट की जेब में रखा था और कोट अब्दुर्रहमान साहब के यहाँ चला गया है। भाई मुझे वो ज़रा कोट दिखा दो, नहीं तो मेरा बेटा रो रो कर बुरा हाल कर देगा। इसके साथ ही मैंने जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर इसके आगे रख दिया। लड़का बड़ा खुश हुआ। नोट उठाकर इसने अपनी गद्दी के नीचे रख लिया और उठते हुए बोला, कोट सुबह वाली गठरी में होगा, आप खुद पहचान लें। दुकान के अंदर से वो एक गठरी उठा कर ले आए। मैंने जल्दी जल्दी गठरी को खोला। इसमें स्वेटर और गर्म कोट भरे हुए थे। मैंने इन्हें इधर उधर करते हुए टटोला तो मुझे सुजाता का हाफ कोट नजर आ गया। लरसती हुई उंगलियां इसके अंदर वाली जेब में डाली। मेरी उंगलियां डिबिया की ठंडी सतह से टकराई तो मुझे मेरे तन मुर्दा में जान पड़ गई थी। ये माइक्रो फिल्म ही की डिबिया थी। मैंने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली और लड़की के सर पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ। भाई तुम्हारा शुक्रिया, मेरा बेटा इसे पाकर बहुत ही खुश होगा। तुम्हें नहीं मालूम वो इसे अपना प्यारा खिलौना समझता है। मैंने वहाँ 1 मिनट भी ज़ाया न किया और लंबे लंबे डग भरता गली से निकलकर घर पहुंचा तो कमला ड्राइंग रूम के टेबल पर से चाय का खाली कप उठा रही थी। मुझे देखते ही नमस्कार करते हुए बोली, एक बाबूजी आपसे मिलने आए थे। कहने लगे मैं इनका दोस्त हूँ। मैंने चाय ला कर दी। अभी अभी गए, कह गए हैं कि 1 घंटे बाद आएंगे। मेरा माथा ठनका, ये कौन हो सकता है। मैंने कभी अपने किसी दोस्त को बगैर फ़ोन किए घर आने की इजाज़त नहीं दी थी। कमला से हुलिया पूछा तो हुलिया शांति कुमार से मिलता जुलता था। ये कमबख्त यहाँ क्या लेने आया था, मैंने दिल में सोचा और कमला को कहकर मैं बाहर से चाय पी आया हूँ। अपने बेडरूम में घुस गया। सबसे पहले मैं कपड़े तब्दील किए और फिल्म को अपनी खद्दर की बास्केट की जेब में डाल दी। मैंने फैसला कर लिया कि अब शांति कुमार को मैं जिंदा नहीं जाने दूंगा। अकबी खिड़की से होकर मैं बाहर लॉन में पहुंचा और वहां खुफिया जगह से एक जहरीला सिगार निकाल लाया। बाकी सिगार मैंने वहीं छोड़ दिए थे। अब मसला माइक्रो फिल्म छुपाने का था। अचानक मुझे बेडरूम के बाहर वाले दरवाजे के साथ मिट्टी के एक प्याले का ख्याल आ गया, जहाँ दिन के वक्त माता जी बिल्लियों के लिए दूध डाला करती थी। इनकी मौत के बाद यह काम मेरी नौकरानी कमला ने जारी रखा था। मैंने इसी वक्त मेज़ की तरह से प्लास्टिक की खाली थैली निकालकर माइक्रो फिल्म की डिबिया को इसमें लपेटा और बाहर निकला है। खुशकिस्मती से दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने इत्मीनान से प्याला हटाकर इसके नीचे भुरभुरी ज़मीन खोदी और माइक्रो फिल्म वाली प्लास्टिक की थैली रखकर दोबारा मिट्टी डालकर प्याले को वापस इसकी जगह पर रख दिया। ड्राइंग रूम में वापस आकर कमला को आवाज़ दी। आई साहब की आवाज़ के साथ कमला किचन से हाथ साफ करती निकली। मैं ड्राइंग रूम के कोने में खाने की गोल में इसकी कुर्सी पर बैठ गया और कमला से कहा, चाय का एक कप बनाकर ला दो। कमला मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। वो इस बात से बड़ी खुश हुई थी कि मैं इसकी चाय को पसंद करता हूँ। मेरे कान बराबर बाहर लगे हुए थे। शांति कुमार किसी भी वक्त आ सकता था। मैं इस अंदाज से सोचने लगा कि अगर इसके साथ पुलिस हुई तो मेरा रवैया क्या होना चाहिए। मुझे फरोख्तगी के साथ अपने बॉस को फ़ोन करना होगा कि ये क्या हो रहा है। फिर ख्याल आया कि तिवाड़ी यकीनन ऐसे वक्त मेरी कॉल कभी नहीं सुनेगा। नौकर या बीवी से कहलवा देगा कि वो घर पर नहीं है। मैं इसी कश्मकश में था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। फ़ोन ड्राइंग रूम में कोने वाली मेज़ पर रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या मैं कैप्टन मेहता से बात कर सकता हूँ। आवाज़ मैंने फ़ौरन पहचान ली। शांति कुमार बोल रहा था। इसने यूं ही फ़ोन नहीं किया था। मुझे जाल में फंसाने का ये कोई ख़तरनाक मंसूबा था। मैं कैप्टन मेहता ही बोल रहा हूँ। शांति कुमार ने खुश होकर कहा, कैप्टन साहब नमस्कार, मैं शांति कुमार बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कहने लगा, अरे श्रीमान जी, खिदमत के लिए जो हम बैठे हैं, आप तो बड़े अफसर हैं, हमें सेवा बताइए कोई। वो बात यह है कि इस वक्त मैं सिवाय होटल के रूम नंबर 15 में कुछ गैर मुल्की दोस्त आए हुए हैं यहाँ, तो चले गए हैं। आपकी दिलचस्पी का तमाम सामान मौजूद है। अगर थोड़ी देर के लिए आ जाएं तो आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी थी। क्या ख्याल है। इस अय्यार शख्स ने मुझसे जो बातें करनी थी वो मैं समझ गया था। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मेरे जहन में ख्याल लहरा गया। मैंने बर वक्त एक फ़ैसला कर लिया। ये फ़ैसला एक बाकायदा प्लान के तहत किया गया था। इस प्लान पर अमल करते हुए मैंने कहा, सॉरी मिस्टर शांति कुमार, इस वक्त तो मेरे भी मेहमान आए हुए हैं, कल का कोई वक्त रख ले। दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मैंने हेलो कहा तो शांति कुमार की आवाज़ आई, कोई बात नहीं, कल शाम 7 बजे इसी होटल के कमरा नंबर 15 में आ जाइएगा। मैंने 2 दिनों के लिए कमरा बुक करवाया था। गैर मुल्की मेहमान आज ही वापस चले गए हैं। बड़ी पुरसुकून जगह है। यहाँ बड़े आराम से बैठकर मशरूबात का लुत्फ़ उठाएंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे। मैंने जवाब में कहा, ओके, मैं कल शाम 7 बजे सवाए होटल पहुँच जाऊँगा। मैंने रिसीवर रखा और ड्राइंग रूम में आ गया। कमला ने चाय मेज़ पर लगा दी थी। मैंने जल्दी जल्दी 1 कप चाय हलक में उंडेला और सर दर्द का बहाना करते हुए बेडरूम में घुसकर दरवाजे की चटखनी अंदर से लगा दी। खद्दर का कुर्ता पजामा उतारकर नीली तंग पतलून के ऊपर काले रंग की गर्म जर्सी पहनी। सर पर मफलर लपेटा, जहरीले सिगार का पैकेट साथ में रखा
और बेडरूम की अकबी खिड़की आहिस्ता से खोलकर बाहर निकला है। दीवार फांद कर मैं तेज़ तेज़ अकबी गली से गुजर कर बाजार में निकला है और फुटपाथ पर रेलवे ब्रिज की तरफ चलने लगा। शुरू रात का वक्त था, खाली और भरी हुई टैक्सियाँ, रिक्शे थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजर जाते थे। मैंने खाली रिक्शे को हाथ देकर रोका, इसमें बैठा और इसे शिवाजी पार्क की तरफ चलने को कहा। सवाई होटल शिवाजी पार्क की दूसरी जानिब नई दिल्ली से चांदनी चौक जाने वाली सड़क पर वाक़ था। ये 4 मंजिला 9 तामीर 5 स्टार होटल था। सवाई होटल से थोड़े फासले पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया। मफरल सर पर से उतार कर इसे गले के गिर्द इस तरह लपेटा कि मेरा आधा चेहरा इसमें छुप गया। होटल की लॉबी के आगे पोर्च में एक गाड़ी आकर खड़ी हुई, जिसमें से कुछ औरतें और मर्द बाहर निकले। इसमें दुल्हन और दूल्हा भी थे। वो शादी करने या शादी करने के बाद होटल आए थे। मैंने इनके साथ ही होटल की लॉबी से गुजर कर कॉरिडोर में आ गया। वहाँ 1 से 50 तक कमरे शुरू होते थे। कॉरिडोर में नीम रोशनी थी। 15 नंबर कमरे का दरवाज़ा बंद। मैंने उम्मीदों बहम के आलम में दरवाजे पर आहिस्ता से घंटी का बटन दबाया। बंद कमरे से मुझे घंटी की धीमी मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने शांति कुमार खड़ा था। मैंने मुस्कुराते हुए इससे हाथ मिलाया। नमस्कार मिस्टर कुमार, मुझे ख्याल आया कि आपसे मिल ही लूँ तो अच्छा है। मेहमान भी जल्दी चले गए। शांति कुमार भी खुश हुआ। इसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे बिल्ली चूहे को अपने जाल में आते देखकर खुश होती है। अब मैं ये दुआ मांग रहा था कि वहाँ दूसरा कोई आदमी ना हो, लेकिन कमरा खाली था। बेड पर शांति कुमार का ब्रीफ केस खुला पड़ा था। इसने जल्दी से ब्रीफ केस बंद कर दिया और मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, बड़ी कृपा की कैप्टन मेहता जो आ गए। वैसे मुझे अब आशा नहीं थी कि आप आएंगे। मैं बस जाने ही वाला था। वो रिसीवर उठाकर सर्विस वालों को चाय के लिए कहने ही लगा तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मिस्टर कुमार, मैं 3 प्याले कॉफ़ी लेकर पी आया हूँ। इस वक्त चाय या कॉफ़ी को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, बस आपसे सिर्फ बातें करने आया हूँ। शांति कुमार ने रिसीवर नीचे रख दिया। मैं इसके बेड के सामने सोफे पर बैठा मौसम की बातें करने लगा। इसने कोट उतार कर बेड पर डाला और मेरे बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मैंने सोफे पर आगे को झुककर मिस्टर कुमार से पूछा, फरमाइए आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। मैं इसलिए भी मेहमान के जाते ही आ गया कि हो सकता है कि किसी अहम दफ्तरी मामले पर बात करनी हो। शांति कुमार बड़ी तेज़ नज़रों से मुझे देख रहा था। इसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। वो भी मेरी तरफ झुक गया। मुझे इसकी आंखों की चमक में इंतहाई ख़तरनाक अज़ाइम की झलक नज़र आ रही थी। मेरी आंखों में आंखें डालते ही धीमी मगर पुरएतमाद आवाज़ में बोला, कैप्टन, दिल्ली में तुम्हारे ख़ानदान की बड़ी इज़्ज़त है। तुम्हारे समधियों की भी फ़ाइल साफ़ है। सुजाता से तुम्हारे ब्याह होने वाला है। तुम्हारा सारा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है। तुम अभी जवान हो, आला सरकारी ओहदे पर लगे हो। तुम्हें आगे भी तरक्की करनी है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है कि तुम अपने लिए, सुजाता के लिए, अपने ख़ानदान के लिए गड़ा खोदो। वो जो कुछ कहना चाहता था मुझे मालूम था। एक बात की मुझे बेहद तसल्ली हो गई कि इसे मेरे मुसलमान होने का इल्म नहीं था। अब मैं ये जानना चाहता था कि मेरी खुफिया सरगर्मियों के बारे में वो किस हद तक वाकिफ़ है। कहीं इसकी वाकफियत ख़तरनाक हदों को तो नहीं छू रही। मैंने अपने चेहरे पर थोड़ा सा तजस्सुस तारी करते हुए पूछा, मिस्टर कुमार, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ साफ साफ कहिए। आपने मुझे परेशान कर दिया है। इसने पीछे हटकर अपनी पुश्त सोफ़े के साथ लगा दी और मायने खेज़ अंदाज में मुस्कुराने लगे। लेकिन फिर इसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। आंखें मज़ीद चमक उठी। फिर इसने एक सीधी और साफ बात कह दी कि मैं गैर शऊरी तौर पर अपनी जगह पर सिमट गया। वो बोला, कैप्टन, अगर तुम मुझे एतमाद में लेते हुए माइक्रोफिल्म मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे मुस्तकबिल और तुम्हारे ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा सकता हूँ। ये मेरा तुमसे वादा है। मामला ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है। अगरचे इन लोगों के पास मेरे ख़िलाफ़ कोई तहरीरी या वाज़ेह सबूत नहीं था, इसके बावजूद शांति कुमार के अज़ाइम ख़तरनाक थे। मेरे बॉस को भी मुझ पर शक था। इसने बाकायदा मेरे पीछे CID के आदमी लगा रखे थे, मगर वो एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ा था और बढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि इसके पास मुझे हथकड़ी लगाने के लिए कोई सबूत नहीं था। मैं इसके किसी भी ऐसे इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करके इसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता था। यही वजह थी कि वो खामोश था, लेकिन इसने शांति कुमार को आगे कर दिया था, जिसके इरादे जारहाना और ख़तरनाक थे। ना मुझे अपने तौर पर ज़ेर हिरासत लेकर मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करवा सकता था। मैं इसके ख़िलाफ़ अगर हाई कोर्ट में रिट भी करता हूँ तो इसकी हैसियत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ सकता, लेकिन मैं ब्लैक लिस्ट होकर मुअत्तल कर दिया जाता और मेरे ख़िलाफ़ खुफिया इंक्वायरी भी शुरू हो सकती थी। मेरे तमाम अंदाज़े और ख़दशे दुरुस्त निकले। मैंने तज्जुब से पूछा, मिस्टर कुमार, मैं समझा नहीं कि आप किस माइक्रोफिल्म की बात कर रहे हैं। शांति कुमार सोफ़े से उठकर कालीन पर टहलने लगा, फिर टेबल लैंप के पास जाकर रुक गया। मेरी तरफ गहरी निगाह डाली और बोला, कैप्टन मेहता, हमारे पास इस सिलसिले में पूरे सबूत मौजूद हैं कि तुम्हारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के ऐसे लोगों के साथ है जो ख़तरनाक एजेंट है। हमने ऐसे 2 आदमियों को गिरफ्तार भी कर लिया है जिन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि तुम इनके लीडर हो, और उन्होंने मिलिट्री अस्पताल में से माइक्रोफिल्म उठाकर तुम्हारे हवाले की थी। शांति कुमार ने अंधी चाल चली थी। इससे ज़्यादा मुझे मालूम था कि इंटेलिजेंस ने अभी तक हमारे किसी आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया। मैंने हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। शांति कुमार ने अपनी मौत के परवाने पर खुद ही दस्तखत कर दिए थे। मुझ पर जो बज़ाहिर संगीन इल्ज़ाम लगाया गया था, इसके जवाब में मेरा फ़र्ज़ बनता था
कि मैं शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करूँ। मैंने ऐसा ही किया। एकदम से सोफे से उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर गैज़ व गज़ब के तासुरात पैदा किए और कदरे गरजदार आवाज़ में बोला, मिस्टर कुमार, शायद आप नहीं जानते कि आप किस पर और क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि मुझ पर लगाया हुआ इल्ज़ाम वापस लें और मुझसे माजरत तलब करें, वरना मैं आपको अदालत में तलब कर लूँगा। वो एक मंजा हुआ इंटेलिजेंस ऑफिसर था और हर किस्म के हालात में अपने हवास को मुजमार रखने की महारत रखता था। मैंने इसके चेहरे से पढ़ लिया था कि इसके पास सबूत कोई नहीं है और वो अंधेरे में तीर चला रहा है। शांति कुमार टेबल लैंप स्टैंड से हटकर अपने वाले सोफे के अकब में आ गया और इसकी पुश्त पर दोनों हथेलियां टिकाकर कदरे झुककर मुझे घूरते हुए बोला, कैप्टन, मैं एक बार फिर तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता हूँ। अगर तुम माइक्रो फिल्म मेरे हवाले कर दो या ये बता दो कि वो तुम्हारे किस साथी के पास है, तो ये मामला यही तबाह दिया जाएगा और तुम्हारे कसूर को हमाकत समझकर माफ़ भी कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने अपना सर झुका दिया। ये इस बात का इशारा था कि मैं इसकी पेशकश पर गौर कर रहा हूँ। मैं सोफे पर बेदिली से बैठ गया। मुझे इस मादरत खाना हालत में देखकर शांति कुमार को शय मिली। वो भी मेरे सामने सोफे पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, कैप्टन मेहता, पैसा इंसान की कमज़ोरी होता है और फिर आज के ज़माने में अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें ब्याह भी करना है, अपनी हैसियत को भी बरकरार रखना है। मैं जानता हूँ तुम रिश्वत भी नहीं लेते। तुम दौलत के लालच में पाकिस्तानी एजेंटों के झांसे में आ गए थे। मैं तुम्हारी हिमायत में ऐसा नोट लिखूंगा कि महकमा तुम्हें माफ़ कर देगा। ये बात भी तुम्हारे हक में जाएगी कि तुम माइक्रो फिल्म महकमे के हवाले करते हुए हमें इन पाकिस्तानी जासूसों के नाम पते भी बता दोगे जो भारत में रहकर तकरीबी सरगर्मियों में मसरूफ़। शांति कुमार की खुशफहमियों पर मैं दिल में हंस दिया। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। इसके ख्याल के मुताबिक अंधेरे में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर बैठा था। मैंने एक ठंडी सांस भरी और शांति कुमार की तरफ देखा। मैं ज़ुबान से एतराफ़ नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐन मुमकिन था कि इस कमरे में कोई खुफिया माइक्रोफोन लगा हो। मेरे एतराफ़ का बयान रिकॉर्ड हो सकता था और मेरे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होता। मैंने आहिस्ता से कहा, मिस्टर कुमार, मुझ पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शांति कुमार ने एक बार फिर अपनी बातों से मुझे राह रास्त पर लाने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने दूसरी बार गहरी सांस ली और जेब से सिगारों का पैकेट निकाला और इस तरह की अदाकारी करते हुए जहरीला सिगार निकाल कर सुलगा लिया। वो अपने सोफे की पुश्त से टेक लगाए बड़े एतमाद के साथ मुझे समझा रहा था कि मेरी बेहतरी इसी में है कि मैं एतराफ़ कर लूँ और माइक्रो फिल्म जहाँ कहीं भी है इसे बता दूँ। मैंने सिगार का दूसरा कश लगाया और दांतों से अपनी उंगली के नाखून काटने लगा। फिर तीसरा कश लगाया और शांति कुमार की तरफ झुक गया ताकि फासला कम रहे। मैंने कहा, मिस्टर कुमार, आपके तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मैं भारत वुरुष का सेवक हूँ। और इसके साथ ही सिगार अपनी उंगलियों से लेकर इसका रुख शांति कुमार की तरफ करते हुए इसे दरमियान में से दबा दिया। सिगार में से जहरीली फुहार ज़रूर निकली मगर वो शांति कुमार के चेहरे तक पहुँचने की बजाय इसकी वास्कट पर जाकर पड़ी। बिजली की चमक ऐसी तेज़ी से वो समझ गया कि मैंने इस पर वार किया था। इसने एक झटके से अपनी बास्केट में हाथ डाला। वहाँ ज़रूर इसका पिस्तौल था। अपना वार खाली जाता देखकर मैंने इसी आन में दरमियान वाली छोटी कॉफ़ी टेबल पर उल्टा दिया और इसके साथ ही छलांग लगाकर शांति कुमार की गर्दन को अपनी आहिनी शिकंजों में जकड़कर ऐसा झटका दिया कि सोफ़ा पीछे को गिर पड़ा। इसे वहीं दबोचे हुए मैंने ऊपर तले 6-7 ज़बरदस्त झटके दिए। शांति कुमार की गर्दन टेढ़ी हो गई थी। मन का खुदा जाने कितनी जगहों से टूटा हुआ था। मैंने जेब से रुमाल निकाला, इसकी गर्दन और दूसरी जगहों पर से अपने हाथों के निशानों को रगड़ कर साफ किया और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं अपनी जगह पर एक पल के लिए साकित हो गया। रिसीवर उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खिड़की के पास जाकर भारी पर्दे को ज़रा सा हटाकर बाहर देखा। पीछे होटल ही का लॉन था जिसके आखिर में गाड़ियों की कतारें खड़ी थी। इस अमर को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि इस सीक्रेट ऑफिसर के 2 खुफिया मुहाफिज ज़रूर बाहर खड़े होंगे। वो इस खिड़की की तरफ भी देख सकते थे। मैंने पर्दे को छोड़ दिया। टेलीफोन की घंटी थोड़ी देर बजने के बाद बंद हो गई। जेब से रुमाल निकालकर मैंने दरवाजे के गोल हैंडल को आहिस्ता से एक तरफ घुमाया और दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में आ गया। खुशकिस्मती से वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद होटल के बाहर खड़ा था। मुझे रास्ते में किसी ने रोका ही नहीं था। मेरे बंगले पर खामोशी थी। मैं दौड़कर अपने बेडरूम वाली खिड़की के पास आया और दूसरे लम्हे में बेडरूम में था। खिड़की को बंद करके चटखनी लगाई और कपड़े तब्दील करने लगे। आध बुझे जहरीले सिगार को मैंने कपड़ों की अलमारी के कोने में फेंक दी। मुझे भूख लग रही थी। किचन में आकर मैंने थाली में थोड़े से चावल और दाल निकाल कर डाली। वहीं खड़े खड़े इसे पेट में डाला और हाथ साफ करके बेडरूम में आ गया। रात के 8 बजने वाले थे। मैंने सिगार सुलगाकर पलंग पर नीम दराज होकर हिंदी का फिल्मी रिसाला पढ़ने लगा। इसी वक्त फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने ड्राइंग रूम में आकर फ़ोन उठा लिया। रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मिस्टर तिवाड़ी की आवाज़ आई। कैप्टन मेहता, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं जानता था इसने किस लिए फ़ोन किया है। शांति कुमार की लाश मिल चुकी थी। मैंने इन्हें नमस्कार करने के बाद कहा, नहीं सर, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तो अभी तक जाग रहा हूँ। कुछ मेहमान आए हुए हैं, इनसे बातें कर रहा हूँ। मेहमानों का जिक्र मैंने जानबूझकर किया था क्योंकि इससे पहले जब शांति कुमार का फ़ोन आया था तो मैंने इसे यही कहा था कि कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए नहीं आ सकता।
अगर मेरा फ़ोन टेप हो रहा होता तो बात को अब यकीन हो जाना था। मैंने झूठ नहीं बोला था और मैं दफ्तर से आने के बाद अब तक अपने घर पर ही हूँ। मिस्टर तिवारी कहने लगा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे राजा राम गायकवाड़ का घर का नंबर नहीं मिल रहा है। सोचा शायद तुम्हें मालूम हो। राजा राम गायकवाड़ हमारे ऑफिस का हेड क्लर्क था। ये कैसे हो सकता था तिवारी को इसके घर का नंबर मालूम ना हो? मुझे याद था, मैंने फ़ौरन बता दिया। बॉस ने शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। इसने सिर्फ ये देखने के लिए फ़ोन किया था कि वो ये जान सके कि मैं शांति कुमार की मौत के वक्त घर पर हूँ या नहीं। शांति कुमार की मौत अगर जहरीले सिगार से होती तो यही समझा जाता कि इसे दिल का दौरा पड़ा है, मगर इसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। यह कत्ल था और किसी ने सवाए होटल के कमरे में आकर उसे कत्ल किया था। दूसरे रोज़ अखबारों में भी यही खबर छपी कि सवाए होटल में इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर को किसी नामालूम कातिल ने हलाक कर दिया। इस कत्ल पर मैं खामोश नहीं रह सकता था। दफ्तर आते ही सीधा बॉस के कमरे में गया। नमस्कार करने के बाद शांति कुमार के कत्ल पर अखबार की खबर के हवाले से बात की और अफसोस का इजहार किया। शांति कुमार को हम दोनों जानते थे। बॉस का चेहरा पत्थर की तरह सख्त है। बज़ाहिर वो इन इम्कानात का इजहार करने लगा कि यह कत्ल किसी पुरानी दुश्मनी की बिना पर किया गया है। मैं बिल्कुल अनजान बन गया, जैसे मैं शांति कुमार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। सर, मिस्टर कुमार बड़े अच्छे आदमी थे। 2-1 बार आपके कमरे में ही इनसे मुलाकात हुई, मगर मैं इनके स्वभाव से बड़ा प्रभावित हुआ था। 2-1 मिनट इनके साथ अफसोस करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गया। तिवारी के बुशरे से मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि वो कत्ल की वजह और कातिल को जान गया है, मगर ज़ुबान से इसका इजहार नहीं कर सकता। मुझे ये भी एहसास हुआ कि बॉस कुछ खौफज़दा भी था। इससे पहले भी इंटेलिजेंस के कुछ आदमी मिस्टर टंडन समेत पुरअसरार हालात में अगली दुनिया में पहुंचा दिए गए थे। हो सकता है तिवारी को अब अपनी फ़िक्र पड़ गई हो। गुज़श्ता रात मैंने एहतियात के तौर पर पाकिस्तान अपने बॉस से रब्ता कायम न किया, लेकिन आज मैंने ये फ़ैसला किया था कि रात वायरलेस पर अपने बॉस से बात ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं अपने बंगले में बात नहीं करना चाहता था। शाम को हस्बे मामूल घर पहुंचा। कमला ने मुझे चाय पिलाई और फिर रात को खाना खिलाने के बाद वो मामूल के मुताबिक चली गई। मैंने अंधेरा मज़ीद गहरा होने का इंतज़ार किया और फिर खुफिया जगह से ट्रांसमीटर निकाल लाया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा कुतुब साहब की लाट की तरफ जा रहा था। रात के 9:15 बजे थे। मैं 10 बजे के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में अपने बॉस से रब्ता कायम कर सकता था। कुतुब साहब की लाट वहाँ से काफ़ी दूर थी। मैं गाड़ी भी बड़े इत्मीनान से चला रहा था। रेडियो ट्रांसमीटर मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़ा था। हंगामी हालात में मैं इसे 1 सेकंड में गाड़ी से बाहर किसी भी तरफ अंधेरे में फेंक सकता था। कुतुब साहब तक पहुँचते पहुँचते 9:45 बज गए। कुतुब साहब अब एक पिकनिक सेंटर है। वहाँ चारों तरफ खुशनुमा बाग हैं, स्नैक बार है, जहाँ लोग अपनी गाड़ियों में ही बैठकर चाय, कॉफ़ी और पूरी कचौरियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ दिल्ली के मुसलमानों के कबाब, पराठों के स्टॉल से कचौरियाँ और काफ़ी मंगवाई और गाड़ी में बैठकर खाने लगा। गाड़ी मैंने एक अलग जगह पर खड़ी कर दी ताकि कोई और मेरी तरफ मुतवज्जा न हो। ठीक 10:15 बजे मैंने डैशबोर्ड में से रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर अपनी गोद में रख लिया। एक बार फिर बाहर निगाह डाली। जब हर तरफ से इत्मीनान हो गया तो मैंने ट्रांसमीटर ऑन करके ख़ास फ्रीक्वेंसी मिलाई। चंद सानियों बाद ही दूसरी तरफ से बॉस की आवाज़ आई। मैंने आहिस्ता से अपना कोड वर्ड दोहराया। बॉस ने मरमूज़ अल्फाज में मुख्तसरन पूछा, क्या बना? मैंने भी कोड वर्ड में बताया कि माइक्रो फिल्म मेरे पास मौजूद है। बॉस ने फ़ौरन कहा, कल 4 बजे के बाद एक आदमी टेलीफोन वालों की वर्दी में तुम्हारे बंगले में टेलीफोन ठीक करने आएगा। इसे माइक्रो फिल्म दे देना। बॉस ने मुझे इसका कोड वर्ड भी बता दिया। अगले मिशन के लिए तैयार हो जाओ। मैंने इससे नए मिशन के बारे में कुछ पूछना चाहा तो बॉस ने ये कहकर सिग्नल बंद कर दिए कि बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैंने भी रेडियो ट्रांसमीटर बंद करके डैशबोर्ड में रख दिया। बॉस ने मुझे टेलीफोन मैकेनिक की शक्ल बिल्कुल नहीं बताई थी। इसका कोड वर्ड एक जुमला था जो इसने मेरे बंगले में आकर मुझे कहना था। जुमला ये था, शिवाजी मरहटा का फ़ोन नंबर क्या है? और इसके जवाब में मुझे कहना था, शिवाजी मरहटा का फ़ोन कट गया है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। बंगले में आकर गाड़ी गैराज में खड़ी की और कमरे की तरफ बढ़ा। नेपाली चौकीदार गेट के सामने इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसने मुझे आते देखा तो आगे बढ़कर नमस्कार किया। मैंने पूछा, कोई आया तो नहीं था? कहने लगा, जी सुजाता जी का 2 बार फ़ोन आया था। मैं दिल में जहन्नम में जाए सुजाता जी कहता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अंदर से दरवाज़ा बोल्ट किया और ड्राइंग रूम की बत्ती बुझाकर बेडरूम में आकर कपड़े बदलने लगा। ट्रांसमीटर को मैंने इसकी मखसूस जगह पर पहुंचा दिया और फिर आकर सोने के लिए लेट गया। उस रात मुझे सुकून की नींद आई थी। दूसरे रोज़ सुबह सुबह सुजाता का फ़ोन आ गया। कहने लगी, कल शाम तुम कहाँ थे? मैंने 2 बार फ़ोन किया तुम्हें। मैं जानता था कि मेरा फ़ोन ज़रूर टेप किया जा रहा है। मेरा ये जुमला टेप पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था कि मैं कल शाम घर पर नहीं था। मैंने फ़ौरन कहा, आई एम सॉरी सुजाता, कुछ मेहमान आ गए थे। इनके जाने के बाद मेरा सर दर्द करने लगा। मैं स्लीपिंग पिल्स खाकर ऐसा सोया कि अभी थोड़ी देर पहले आँख खुली है। सुजाता ने मेरी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया और शाम को अपने यहाँ आने की दावत दी। मुझे शाम को कहीं बाहर तो जाना नहीं था। एजेंट को 4 बजे खुद ही माइक्रो फिल्म लेने मेरे यहाँ आना था। मैंने सुजाता से कह दिया कि 6 बजे के बाद आऊँगा। दफ्तर मामूल के मुताबिक गया, लेकिन सर दर्द का बहाना बनाकर 3 बजे ही बंगले पर वापस आ गया। 4 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। गेट के बाहर एक आदमी साइकिल लिए खड़ा था।
इसने टेलीफोन वालों के महकमे वालों की खाकी वर्दी पहन रखी थी। एक रिसीवर तार के साथ कंधे पर लटक रहा था। मैंने खुद जाकर दरवाज़ा खोला। टेलीफोन वाले ने जेब से कागज़ निकाल कर कहा, सर आपने टेलीफोन ख़राब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। हाँ अंदर आ जाओ, ये कहकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। टेलीफोन मैकेनिक ने साइकिल बरामदे में खड़ी की और ड्राइंग रूम में आते ही बोला, सर फ़ोन कहाँ है आपका सर? मैंने इसे पहचानने में देर नहीं लगाई। ये वही शख्स था जिसने मजदूर के भेस में मुझे जामिया मस्जिद की सामने वाली गली में पिस्तौल और रेडियो ट्रांसमीटर दिया था। वो कोने में पड़े हुए टेलीफोन की तरफ गया। टेलीफोन की तार पीछे से खींच कर देखते हुए बोला, शिवाजी मरहटा का फ़ोन नंबर क्या है? मैं इस कोड जुमले का मुंतज़िर था। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, शिवाजी मरहटा का फ़ोन कट गया है। इस पर टेलीफोन मैकेनिक ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे मकान के बाहर एक मशकूक आदमी को मैंने चलते फिरते देखा है। इससे होशियार रहना। माइक्रोफिल्म कहा। मैंने जल्दी से जाकर दूध वाला प्याला उठाया और माइक्रोफिल्म लाकर इसके हवाले कर दी। जिस आदमी को तुमने बाहर देखा है, इसका हुलिया क्या है? मैंने दरियाफ्त किया। हुलिया बदलते रहते हैं। इस वक्त जोगी के भेस में है। इसने माइक्रोफिल्म इस रिसीवर के माउथ पीस के अंदर छुपा ली जो इसने तार के जरिए अपने कंधे पर लटकाया हुआ था, और तेज़ी से बाहर निकल गया। अगला सारा दिन फिल्म के बारे में सोचते गुजरा। अल्लाह जाने वो पाकिस्तान पहुंची भी थी या नहीं। रात को बेकरार होकर मैंने ट्रांसमीटर निकाला और चौकीदार को कहा कि मैं सुजाता के यहाँ जा रहा हूँ। इसे बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं अपना एक गवाह छोड़ना चाहता था। लेकिन सुजाता के घर जाने के बजाय गांधी पार्क में आ गया। एक अंधेरे कोने में मैंने गाड़ी खड़ी की और ट्रांसमीटर निकाल कर बॉस से रब्ता कायम करने लगा। इसे बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं अपना एक गवाह छोड़ना चाहता था। लेकिन सुजाता के घर जाने के बजाय गांधी पार्क में आ गया। एक अंधेरे कोने में मैंने गाड़ी खड़ी की और ट्रांसमीटर निकाल कर बॉस से रब्ता कायम करने लगा। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।